नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केबीएस पीआरटी 2015 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के तीसरे पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं पार्ट वाइज सीडीपी पार्ट को कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप अभी तक जितने भी केबीएस पीआरटी के पेपर संपन्न हुए हैं सभी वर्षों को मिलाकर के उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर अपने प्रश्न देख पा रहे होंगे। एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह, एक शिक्षक को कब सफल माना जाएगा, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता या करती हो। तो केवल स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें उसका संज्ञानात्मक विकास भी ध्यान देना है, शारीरिक विकास भी ध्यान देना है, संवेगात्मक विकास भी ध्यान देना है। केवल स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने का सीधे सा मतलब यह है कि केवल शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, बाकी उसके संज्ञान और उसके संवेग को इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, तीसरा देखिए, छात्रों को परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करता है या करती हो। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। जो भी एक ऐसा विकल्प जो केवल परीक्षा पास करने की बात करे या फिर परीक्षा में टॉप करने की बात करे, अच्छे नंबर लाने की बात करे, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। शिक्षा का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहा है वो अपने व्यवहार में परिलक्षित कर पाए जब वो समाज से इंटरेक्शन करेगा। क्योंकि जिंदगी भर वो बच्चा विद्यालय में पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि कभी ना कभी तो वो पढ़ाई कंप्लीट करके समाज में जाएगा। तो समाज में एक अच्छा नागरिक वो प्रेजेंट कर पाए अपने आप को, इसके लिए जरूरी ये है कि जो कुछ भी औपचारिक तरीके से वो सीख रहा है वो अपने जीवन में उतार पाए। अब कक्षा में मान लीजिए परीक्षा पास करने के लिए वो 100 में से 100 अंक पा लिया, लेकिन वो घर में बड़े लोगों का सम्मान नहीं कर रहा है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहा है, तो क्या इसे शिक्षित बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो केवल परीक्षा पास करने वाला जो भी विकल्प होता है हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए। पहला दिया गया, छात्रों को विषय की जानकारी देता या देती हो। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप दूसरा विकल्प पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या करती हो, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? सुव्यवस्थित तरीके से जब बच्चे को कंटेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा टीचर के द्वारा, तो बच्चे में उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिज्ञासा की वजह से उसमें रुचि उत्पन्न होगी, और जब बच्चा रुचि लेगा तो आपने तत्परता का नियम पढ़ा होगा, थार्डनाइक के तत्परता का नियम, कि अगर बच्चा रुचि ले रहा है तो वो खुद से पढ़ने के लिए तत्पर होगा। यानी बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होता है चीजों को सीखने के संदर्भ में। ये दूसरा वाला जो विकल्प है वो बच्चे को खुद से पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। इस वजह से यही एक ऐसा विकल्प है जो कि एक सफल शिक्षक के तौर पर देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी का जो ए वाला विकल्प था वो सुव्यवस्थित जानकारी देने की बात नहीं कर रहा था। मतलब कि जैसे कि होता है ना कि कनेक्टेड फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि बच्चा जुड़ाव महसूस करे, लेकिन यहां पर कनेक्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन ना दे करके पहला वाला विकल्प जो था वो एक तरीके से अव्यवस्थित तरीके से जानकारी देने की बात कर रहा था, केवल जानकारी देने की बात कर रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जानकारी ऐसी हो जो कि बच्चे में रुचि उत्पन्न करे, और यह कैसे होगा? जब हम लोग जानकारी को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का क्या अर्थ है? शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया की बात की जा रही है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हम लोग बोलते हैं, जिसमें शिक्षण का काम टीचर का होता है और अधिगम यानी सीखने का काम बच्चे का होता है, शिक्षार्थी का होता है। तो यानी कि शिक्षण के बारे में अति सक्रियता हमसे पूछा जा रहा है, तो ये टीचर से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी विधि वो अपनाए वो सशक्त होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, उसे ही हम लोग शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया कहेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि अति सक्रिय टीचर को नहीं होना है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया को होना है। शिक्षण प्रक्रिया यानी कि जो कुछ भी वो विधि अपनाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों को बताएगा, पढ़ाएगा, वो विधि सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, टीचर सक्रिय होने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमसे इससे अर्थ पूछा गया ना, तो अर्थ हमें यह बताना है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सक्रिय होगी। और वो सक्रिय कैसे हो सकती है? जब टीचर के द्वारा प्रभावशाली तरीके से बच्चे को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विषय अति सक्रिय होने चाहिए, ना कि स्थिर। तो यहां पर विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, विषय से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उस विषय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो शिक्षण विधि अपनाई जा रही है वो सक्रिय होनी चाहिए। यहां पर विषय निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक अनिवार्यतः
ऊर्जावान और अति सक्रिय हो। तो शिक्षण के प्रति अति सक्रियता की बात की गई है, शिक्षक के प्रति नहीं कहा गया, शिक्षण के प्रति, यानी कि शिक्षण विधि जो अपनाई जाएगी उसके बारे में बात होना चाहिए। यहां पर टीचर सक्रिय होने का इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो शिक्षण विधि है वो सक्रिय होना चाहिए, वो सशक्त होना चाहिए, वो प्रभावकारी होना चाहिए। दूसरा देखिए, पहला देखिए गतिविधियों के माध्यम से सीखना, तो ये पॉजिटिव तो जरूर है, लेकिन प्रश्न के सापेक्ष हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का अर्थ पूछा गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। यहां पर देखिए शिक्षण जो है, जो टीचर के द्वारा विधि अपनाई जा रही है शिक्षण करने के लिए, यानी पेडागोजी जो अपनाई जा रही है, वो प्रभावशाली होनी चाहिए और सशक्त होनी चाहिए, तभी तो बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। मेनली देखिए शिक्षण का मेन उद्देश्य यही होता है कि एनी हाउ हमें बच्चे को रुचि उत्पन्न करना है, जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न करनी है। क्योंकि आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, यानी बच्चा खुद से करके सीखेगा, हमें बस बच्चे को कैसे भी करके इंटरनली मोटिवेटेड करना है। और वो कैसे होगा, जब बच्चे रुचि लेंगे, जब बच्चे जिज्ञासु बनेंगे। और इसके लिए जरूरी यह है कि प्रभावशाली शिक्षण विधि को अपनाया जाए। इसीलिए बोला जाता है कि शिक्षण के प्रति अति सक्रियता का मतलब ही ये होता है कि सशक्त और प्रभावशाली शिक्षण हो, और इसके लिए जरूरी है कि सही शिक्षण विधि का चुनाव किया जाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है जिसका सीधे तौर पर प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर पड़ती है, यानी कि प्रभावशाली शिक्षण कैसे हो सकता है, किस विकल्प के माध्यम से हो सकता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक की लिखावट, यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि आज हम लोग आईसीटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, जिसमें टीचर को हो सकता है लिखने की आवश्यकता ही ना हो सकता है कि वो पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से बच्चों को बताए। तो वहां पर लिखावट कहाँ आ रहा है? तो लिखावट एक तरीके से गौड़ हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कम इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक की योग्यता, ये भी निगेटिव है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी स्तर के बच्चे खेल के माध्यम से या फिर कहानियों के माध्यम से सीखते हैं। अब एज ए टीचर मान लीजिए मेरी योग्यता बहुत ज़्यादा है, मैं पीएचडी हूँ, लेकिन बच्चे को खेल के माध्यम से या फिर खेल के माध्यम से या फिर कहानियों के माध्यम से नहीं सिखा पा रहा हूं, तो मेरी योग्यता उस पीएचडी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षक का काम यह होता है कि बच्चों के स्तर पर जाकर के आपको उसको बताना है। अब मेरी योग्यता पीएचडी भले ही है, लेकिन अगर मैं बच्चों को उस विधि से नहीं पढ़ा पा रहा हूं जिसके लिए वो तैयार है, तो फिर मेरी योग्यता का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया। पहला देखिए, विद्यालय की संरचना, यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? ध्यान से समझिएगा। निगेटिव इसलिए है कि बहुत अच्छा बिल्डिंग है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पर टीचर जो शिक्षण विधि अपना रहे हैं, हो सकता है कि वो शिक्षण विधि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप ना हो। तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के करेगा क्या बच्चा, जब वो शिक्षण विधि के माध्यम से सीख ही नहीं पा रहा है? तो इसलिए ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब जो विषय मैं बच्चे को पढ़ाने जा रहा हूँ, उस विषय को कैसे बच्चे को बताना है, बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये टीचर को आना चाहिए। देखिए, आपको सीडीपी के बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्लासेस में से कौन सा आपको समझ में आ रहा है, वही तो टीचर इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि टीचर को पढ़ाने की कला आनी चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे समझ पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। और ये कैसे होगा? जब टीचर खुद उस विषय को समझेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी परीक्षा शब्द आ जाए वो विकल्प को निगेटिव कर देता है, क्योंकि परीक्षा जो है, जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि परीक्षा जो कि फाइनल परीक्षा होती है, जिसे हम लोग योगात्मक परीक्षण के तौर पर देखते हैं, वो निगेटिव माना जाता है, क्योंकि बच्चे का किसी एक पेपर के माध्यम से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है। यानी 365 दिन अगर क्लास चल रहा है तो 365 दिन 6 घंटे अगर कक्षा चल रही है तो 6 घंटे उसका मूल्यांकन होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि बच्चा कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और परीक्षा पास करना कभी भी शिक्षा का उद्देश्य होता ही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यह है, अधिगम कैसे होता है? अधिगम का परिभाषा क्या कहता है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं, उसे सीखना बोलते हैं।
अब कोई एक बच्चा रट करके परीक्षा में नंबर ले आया 100 में 100, तो क्या उसे अधिगम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ों को रटा हुआ था, उसके व्यवहार में परिवर्तन कहाँ हुआ। अब वो नैतिक शिक्षा में पढ़ करके कि हाँ हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वो रट रट करके परीक्षा में जाकर के लिख के आया और वो 100 में 100 नंबर पा गया, लेकिन वो अपने व्यवहार में उसको परिलक्षित नहीं कर पा रहा है, घर पर जाकर के बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, तो क्या उसे शिक्षित बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसलिए शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो परीक्षा पास करना कभी भी नहीं होता। निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, यह भी विकल्प निगेटिव है। अच्छे नोट लिखवाने की बात की जा रही है, सीधे तौर पर इमला की बात की जा रही है, डिक्टेशन की बात की जा रही है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि मेनली हमें यह देखना है कि शिक्षण यानी अधिगम जो प्रक्रिया होती है वो होता क्या है, वो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना है। अब केवल इमला लिखने से बच्चे के व्यवहार में थोड़ी परिवर्तन होगा, क्योंकि यहां पर बच्चा सक्रिय नहीं है। सक्रिय कहने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि बच्चा लिख रहा है तो वो सक्रिय। सक्रियता ये कहती है कि बच्चा सक्रिय माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रयास करेगा। यहां बच्चा प्रयास कहां कर रहा है, वो तो सीधे तौर पर जो आप बोल रहे हैं उसका अनुकरण करके सिर्फ कॉपी में लिख रहा है, तो प्रयास नहीं बोलेंगे इसे। इस वजह से इसके माध्यम से कोई अधिगम होगा ही नहीं, इसलिए यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा विकल्प दिया गया है, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराए, तो ये पॉजिटिव तो जरूर है, लेकिन चौथे विकल्प को एक बार पढ़ लेते हैं, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। तो अब तीसरा यहां पर संकुचित हो जाएगा। क्यों संकुचित हो जाएगा? तीसरा विकल्प सिर्फ एक तरीके से अपेक्षित सूचना को मुहैया कराने यानी कि इंफॉर्मेशन को बस देने की बात की जा रही है। आज जब हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं तो बच्चे सक्रिय माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब बच्चे जैसे कि आप पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा करके डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी वहां पर भी सूचना आप मुहैया करा रहे हैं पेन ड्राइव में। तो आज के बच्चे जो हैं वो पेन ड्राइव थोड़ी है कि आप उनको डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। बच्चे जब तक सक्रिय होकर के अपना प्रयास नहीं करेंगे, खुद से ज्ञान का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक उसे अधिगम नहीं बोला जाएगा। तो केवल सूचना को मुहैया कराना शिक्षण नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी देखिए, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना, यह सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चे खुद से करके सीखेंगे। आपको सिर्फ उनको इस ऐसा माहौल देना है ताकि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करे। यही तो बात बोला जा रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे कर पाए, सोचने समझने की शक्ति उनमें विकसित हो जाए और बच्चा खुद करके सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री यानी सीधे तौर पर टीएलएम की बात की जा रही है, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्यों करते हैं उपयोग, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, छात्रों के समझ स्तर के भीतर शिक्षण को रखने के लिए। शिक्षण को रखने के लिए यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन को बस बच्चे के समझ स्तर यानी उसके माइंड में केवल रखने की बात की जा रही है। तो बच्चे कोई ब्लैंक पेपर थोड़ी है कि उनके माइंड में इंफॉर्मेशन को ठूसा जाएगा। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों को एकाग्रचित्त करने में, ये पॉजिटिव जरूर है, लेकिन हमारा उत्तर होगा या नहीं ये आगे तय होगा। पहला देखिए, छात्रों को प्रभावित करने के लिए निश्चित तौर पर टीएलएम के उपयोग से छात्र प्रभावित होते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। दूसरा देखिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अब देखिए, शिक्षण को रोचक बनाना यानी कि सीधे तौर पर बच्चे के रुचि लेने की बात की जा रही है, बच्चे के जिज्ञासु बनाने की बात की जा रही है। जितना ज़्यादा आप टीएलएम यूज करेंगे उतना बच्चा नए तरीके से चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित होता है, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर टीचर ने आज क्या टीएलएम लेकर के आए हैं, वो कैसे हमको चीज़ों से कोरिलेट करके बता रहे हैं। तो इससे जब बच्चा जिज्ञासु बनेगा तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी। अब जब रुचि उत्पन्न होगा तो तत्परता के नियम के हिसाब से बच्चा खुद तत्पर होगा सीखने के लिए, यानी बच्चा खुद से इंटरनली मोटिवेटेड होता है। अब जब बच्चा खुद से इंटरनली मोटिवेट हो गया तब तो वो पूरा अपना ध्यान पढ़ाई पर ही लगाएगा ना। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद से करके सीखना चाहता है। जब ध्यान लगाएगा तो एकाग्रचित्त तो वो पहले से हो गया, यानी कि एकाग्रचित्त वाला जो विकल्प था वो ऑप्शन नंबर 2 में पहले से इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षण को रुचिकर बना देंगे तो बच्चा उसमें रुचि लेगा, और रुचि लेगा तो बेवजह के काम में व्यस्त नहीं रहेगा, यानी कि जिस काम के माध्यम से वो सीख सकता है उसमें पूरा अपना ध्यान फोकस करेगा, यानी कि एकाग्रचित्त हो गया। तो ये जो तीसरा वाला विकल्प था वो दूसरे में इंक्लूडेड है। पहला वाला देखिए, छात्रों को प्रभावित करना। अब जब टीएलएम का प्रयोग करने से छात्र जो है वो रुचि ले रहा है तो जाहिर सी बात है छात्र प्रभावित हो गया, यानी पहला वाला विकल्प भी ऑप्शन नंबर 2 में पहले से इंक्लूडेड है। इस वजह से अब पहला और तीसरा विकल्प संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में कि शिक्षण को रुचिकर बनाने में, रोचक बनाने में, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों में श्रम यानी कि मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, मेहनत करने की भावना विकसित करनी है और इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बच्चा देख करके समझ जाता है, सीख जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बच्चा करके ही सीखेगा। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये बोलूँ कि मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है तो बच्चा उस मोबाइल को कैसे ओपन किया जा रहा है, कैसे
एप्लीकेशन को ओपन किया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, उसको देख करके सीख सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेहनत की भावना विकसित करनी है, तो केवल देख करके बच्चा नहीं सीख पाएगा। कि किसान कोई एक है खेत में कैसे काम कर रहा है, तो केवल उसको देख करके उसके अंदर मेहनत करने की भावना विकसित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर बॉडी में स्टेमिना नहीं है। अचानक से आप उसको खेत में ले जा करके लगा देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा पहले से मेहनत कर रहा है, मेहनत जब कर रहा है तभी उस मेहनत के महत्व को समझेगा। यानी कि यहाँ पर करके सीखने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला दिया गया है मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना। मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर किसान कोई काम कर रहा है, अगर मैं सिर्फ उसका उदाहरण दूं तो क्या वो बच्चा उस अगले दिन जाकर के उसकी तरह काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना ही नहीं है। वो एक दो कुदाल चलाएगा, थक जाएगा, फिर गिर जाएगा। यानी कि ये विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर श्रम मेहनत की बात की गई है। मेहनत वहीं कर पाएगा जो कि लगातार मेहनत कर रहा होगा। जैसे कि आपको सभी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आप ही के उम्र का कोई बालक जो एक तरीके से मजदूरी का काम करता है, तो आपकी बॉडी में जो स्टेमिना है और उसके में जो स्टेमिना है, जमीन आसमान का अंतर होगा। वो भले ही रूखी सूखी खाता होगा, लेकिन उसका बॉडी जो है वो उसी के हिसाब से ढल चुका है वो मेहनत करने के लिए। आप भले ही कितना अच्छा भोजन क्यों ना कर लें, पौष्टिक आहार क्यों ना कर लें, लेकिन आपकी बॉडी की स्टेमिना उसके बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर केवल उदाहरण देने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षा को मेहनत के काम में लगना चाहिए। यहां पर शिक्षा को मेहनत के काम में लगने की बात की जा रही है। अब मान लीजिए कि एक मजदूर वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया, अब मान लीजिए कि आपको एक दिन काम करना पड़े और आपके जगह पर आपका कोई मित्र चला जाए, तो क्या आप वो मेहनत की भावना आप में विकसित हुई? क्या आपके अंदर वो बॉडी में स्टेमिना आई? नहीं आई। यानी जिसके अंदर वो मेहनत की भावना लानी है, उसी को वो मेहनत का काम करना होगा। यहां पर बच्चों के लिए पूछा गया है, छात्रों में मेहनत की भावना विकसित करनी है, तो टीचर मेहनत थोड़ी करेगा, छात्र ही तो मेहनत करेंगे। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मेहनत के महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए। देखिए, व्याख्यान वर्ड कहीं भी आपको दिख जाए प्राइमरी के पेपर में, वो हमेशा ही निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से समझिएगा। बच्चे सक्रिय माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है। जब व्याख्यान को अंग्रेजी में लेक्चर बोलते हैं। लेक्चर जो होता है वो हायर क्लासेस के लिए बना हुआ है, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया। वहां पर जो लेक्चरर होते हैं वो कक्षा में आकर के लेक्चर देकर के चले जाते हैं। छात्र सीखे ना सीखे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बच्चे प्राइमरी स्तर के जब होते हैं, तो अगर आप उनको केवल लेक्चर देकर के चले जाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इस हिसाब से है कि वो या तो कहानियों के माध्यम से सीखेंगे या तो खेल के माध्यम से सीखेंगे। व्याख्यान उनके लिए निगेटिव होता है, इसलिए कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देना चाहिए। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही बॉडी स्टेमिना उसके अंदर डेवलप होगी और तभी उसके अंदर मेहनत की भावना विकसित की जा सकती है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? यानी कि किसी शैक्षणिक भ्रमण पर एज ए टीचर मैं बच्चों को लेकर के गया हूं, विद्यालय के बच्चों को लेकर के गया हूं, और वहां पर एक बच्चा किसी वृद्ध महिला के साथ गलत व्यवहार कर देता है, दुर्व्यवहार कर देता है, उसका सम्मान नहीं करता, तो एज ए टीचर मुझे क्या करना चाहिए? ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं, तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? जब बच्चा कोई गलती किया और अगर हम लोग उसकी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं एज ए टीचर, यानी कि हम उसकी गलती पर पर्दा डाल रहे हैं, इससे बच्चे को और बढ़ावा मिलेगा और वो बाद में और ज्यादा गलतियां करेगा। यानी कि इस प्रकार के दूसरों का अनादर करना या फिर किसी से दुर्व्यवहार करना वो अपनी आदत समझ लेगा कि टीचर भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें दूसरों से दुर्व्यवहार करना चाहिए। तो ये बच्चे के लिए निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि बच्चे में थोड़ा भय जरूर होना चाहिए इस बात को लेकर के कि अगर मैं दुर्व्यवहार करता हूं तो हो सकता है कि मुझे पनिशमेंट मिले। देखिए, पनिशमेंट हमेशा निगेटिव नहीं होता है। अगर कोई एक ऐसा पनिशमेंट जो कि बच्चे को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, तो उसे हम लोग पनिशमेंट के तौर पर नहीं बल्कि निगेटिव इन्फोर्समेंट के तौर पर देखेंगे, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन दो तरीके से हो सकता है, एक तो पॉजिटिव तरीके से बच्चे को दिया जाए और दूसरा निगेटिव तौर पर जो कि बच्चे को थोड़ा कंट्रोल करे। देखिए, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को आप पीट दीजिए, लेकिन थोड़ा तो भय होना चाहिए ना, ताकि बच्चा कंट्रोल में रहे। कैसे बच्चा कंट्रोल में रहेगा? थोड़ा भय तो होना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव था, क्योंकि ये बच्चे के गलती को स्वीकार नहीं करने की बात कर रहा था। ठीक है, चलिए
दूसरा दिया गया है उस महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जब मैं जान रहा हूं एज ए टीचर कि बच्चे ने दुर्व्यवहार किया है तो मैं महिला से बहस क्यों करूंगा। एक तो बेचारी वो पहले से ही जो वृद्ध महिला थी वो गलत व्यवहार का शिकार हुई है और अब आप जबरदस्ती उनको ही उल्टा सीधा बोलेंगे तो ये गलत है। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए सभी छात्र को तुरंत उस जगह से दूर लेकर के जाएंगे, ये भी विकल्प निगेटिव है। अगर कोई बच्चा सबके सामने कुछ गलत व्यवहार किया है तो उस सभी बच्चों को यह भी देखना चाहिए कि उस गलत व्यवहार करने का परिणाम क्या हुआ, यानी कि उस बच्चे के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, टीचर आखिर क्या एक्शन ले रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि अन्य बच्चे अगर केवल ये देख ले रहे हैं कि दुर्व्यवहार बच्चा किया, उसके बाद नहीं जान पाए कि उसके साथ क्या हुआ या फिर टीचर ने क्या किया, तो बच्चा दूसरे बच्चे भी इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे को ये पता चले कि दुर्व्यवहार करने के बाद उस बच्चे के साथ क्या हुआ, तब बच्चा कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगा। उसे लगेगा कि अगर उसने दुर्व्यवहार किया था उसे कुछ दंड मिला, अगर मैं करूंगा तो मुझे भी दंड मिलेगा। तो ये उसे तुरंत हटाना नहीं चाहिए अन्य बच्चे को, बल्कि उसका क्या परिणाम हुआ, उस बच्चे को क्या सजा दी गई, इसके बारे में सभी बच्चों को देखना और समझना बेहद जरूरी है। तीसरा देखिए अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे, यह सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये कहीं ना कहीं जब वो बच्चा माफ़ी मांग रहा होगा तो अन्य बच्चे जब उसको देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ इसने गलत काम किया था, इस वजह से इसको माफ़ी मांगना पड़ रहा है। तो अन्य बच्चे भी इस प्रकार की गलती नहीं दोहराएंगे जिससे उनको भविष्य में जाकर के माफ़ी मांगना पड़े। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यहीं इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता यानी कि अभिभावक आकर के शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जब माता पिता नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश तो एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चों के माता पिता से जाकर के मिले कि आखिर समस्या क्या है जिसकी वजह से आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आपका बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये बच्चे के माता पिता को ज्ञात होना आवश्यक है ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन घर से भी प्राप्त हो। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है वैसे छात्रों को अनदेखा करना शुरू कर देना चाहिए, तो यह विकल्प निगेटिव है। अगर माता पिता नहीं आ पा रहे हैं तो आप इसकी सजा बच्चे को नहीं दे सकते, बच्चे को इग्नोर कर देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, यह विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। दंडित शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, हमेशा निगेटिव माना जाता है। जहां पर भी दंड दिख जाए तुरंत उस विकल्प को काट दीजिए, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए माता पिता अभिभावक को लिखना चाहिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि जब वो बुलाने से नहीं आ रहे हैं तो लिखने से भी शायद ना आए, तो लिखना यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगर माता पिता नहीं आ पा रहे हैं तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जाकर के उनसे बात करें। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को क्या करना चाहिए। समूह में और सहभागिता आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में। ले वाइगोस्की की बात की जा रही है। ले वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया समूहों में सहभागिता के माध्यम से सीखते हैं। ले वाइगोस्की संरचनावाद से जुड़े हुए थे जिसका समर्थन एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों करता है। यानी कि समूह में और सहभागिता में सीखे जाने के अभ्यास को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तो उसको बढ़ावा देने की बात कर रहा है। क्योंकि ले वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे जब समूहों में काम करते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो पहला विकल्प देखिए निरुत्साहित, तो ये तो गलत हो गया, निगेटिव था। अनदेखा किया जाना चाहिए, ये भी निगेटिव हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब समूह में काम करते हैं तब प्रभावशाली ढंग से सीख पाते हैं। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बारे में क्या कहा जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप पढ़ेंगे तो नवाचार की बात की गई है, लगातार टेक्नोलॉजी को शिक्षा में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, लगातार स्मार्ट क्लासेज, स्मार्ट बोर्ड की बात की जा रही है। यानी कि टेक्नोलॉजी से बच्चे इंटरेक्ट होने चाहिए, टीचर को भी टेक्नोलॉजी के बारे में समझ होनी चाहिए। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि जो कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखिए को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये भी निगेटिव है। अब आप कहेंगे कि यार मैं काम करना आवश्यक नहीं, उसको भी गलत बता रहा हूं और अच्छी जानकारी को भी गलत बता रहा हूं। क्यों गलत है, इसलिए आपको समझना बेहद जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर कहा गया है कि अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर जैसे देखिए कंप्यूटर में
एक तो होता है बेसिक कंप्यूटर, जिसमें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करना है, किस प्रकार से ऑफ करना है। बेसिक जो ऑफिस फाइल होते हैं जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, इन सभी MS पेंट, इसके बारे में थोड़ा बहुत बच्चों को इंट्रोडक्शन लेवल पर बताया जाए। और प्राइमरी स्तर पर जो NCF कहता है वो बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट हो वो केवल इंट्रोडक्शन लेवल पर बताया जाता है। और जब बच्चा अपर प्राइमरी और हायर क्लासेस में जाता है तो उस इंट्रोडक्शन लेवल को थोड़ा सा और इलेबोरेट किया जाता है, विस्तृत किया जाता है। लेकिन प्राइमरी में केवल इंट्रोडक्शन लेवल तक बताया जाता है। तो अब आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर वो प्राइमरी में कंप्यूटर के बारे में जान रहा है, बेसिक नॉलेज रख रहा है, तो वो कैड के भी बारे में जाने। कैड आप लोग जानते होंगे, जो कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित एक सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, वो बनाई जाती है। तो अब आप बच्चे से ये अपेक्षा थोड़ी करेंगे कि अच्छी जानकारी के अंतर्गत उसको कैड की नॉलेज हो। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, क्योंकि अच्छी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे को बेसिक इंफॉर्मेशन आना चाहिए उस कंप्यूटर के बारे में। तो वहाँ पर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छा या फिर बहुत हाई लेवल का नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं प्राइमरी में। और जो वहाँ के टीचर होंगे तो उनके लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वो कैड जाने ही जाने। क्यों नहीं जाने? क्योंकि बच्चे को जितना सिखाना है उतना कम से कम टीचर को आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी तो हो सकता है ना कि जो बहुत पुराने टीचर हैं, जो कि अब रिटायरमेंट के एज पर होंगे, तो आप पहले टेक्नोलॉजी नहीं था शिक्षा में, अब शिक्षा में लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आप उनको जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, आप उसको निकाल थोड़ी सकते हैं उन टीचर को जो कि रिटायरमेंट के एज पर होंगे और कंप्यूटर नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी जानकारी टीचर के लिए और विद्यार्थी के लिए रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बहुत अच्छी कहने का मतलब कि हाई लेवल की जानकारी की बात कर रहा था, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखिए, शिक्षक और टीचर मतलब शिक्षार्थी और शिक्षक को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि टीचर और बच्चे दोनों कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। टेक्नोलॉजी की लगातार बात की जा रही है, नवाचार की लगातार बात की जा रही है। एक ही विकल्प बचा, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, KVS PRT का पेपर ही ऑनलाइन इसलिए किया गया ताकि ऑनलाइन मोड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो ये आप KVS PRT के पेपर में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, और बात करें ये कैसे किया गया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा को ऑनलाइन किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि जानकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जानकारी होनी चाहिए। तो ये निगेटिव हो गया था। तीसरा, एक ही विकल्प बचा, कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। साक्षर कहने का मतलब कि इमरजेंट लिटरेसी आपने पढ़ा होगा, यानी कि बेसिक लिटरेसी जिसे हम लोग कहते हैं, कि बच्चे को और टीचर को कंप्यूटर के बारे में कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये कंप्यूटर है, कैसे ऑन ऑफ होता है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, कैसे कंप्यूटर को ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे, इसमें बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सभी कीज़ का क्या काम है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर क्या काम करता है, कैसे हम लोग इनपुट से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। तो ये सब बेसिक जानकारी है। ये बेसिक जानकारी कंप्यूटर लिटरेसी के अंतर्गत आती है, कंप्यूटर साक्षरता के अंतर्गत आती है। और प्राइमरी लेवल पर बेसिक स्तर पर ही बच्चे को बताया जाता है, वहां पर बहुत हायर बच्चे को कैड के बारे में थोड़ी बताना है। तो इसलिए कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, KVS PRT 2015 पेपर के CDP पार्ट के थर्ड पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप KVS PRT अभी तक जितने भी वर्षों में पेपर संपन्न हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।